हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू और मुंगेर यूनिवर्सिटी का पेपर 5 पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे सॉल्व करना है ये देखने वाले हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम 2020 का जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए हुए हैं, जो आपकी बार के एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है जिसको हम सॉल्व किए हुए हैं वो है द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्प्रेशनल। ऐसे एक्सप्लेनेशन आएगा। आपको लिखना भी ऐसे है कि स्टार्टिंग का आप मतलब 3-4 वर्ड्स लिखे, फिर थोड़ा डॉट डॉट डाले, दूसरी लाइन में आके फिर एंडिंग का वर्ड्स लिखना है। ऐसे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन लिखोगे और फिर नीचे एक्सप्लेनेशन लिख के आंसर शुरू करोगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्या दिस लाइन्स हैव बीन, तो ये लाइन जो है टेकन फ्रॉम टी.एस. इलियट फेमस एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये जो लाइन है वो टी.एस. इलियट के फेमस एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है, विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1990 इन द पेरियोडिकल नेम्ड द इगोइस्ट। तो इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया था एक पेरियोडिकल, इट मीन्स हो जाता है पत्रिका, जो कि मासिक या साप्ताहिक पत्रिका होती है ना, जो वीकली या फिर मंथली पब्लिश किया जाता है। तो उस पत्रिका में पहली बार पब्लिश करवाया गया था। एंड लेटर पब्लिश्ड इन हिज वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म द सेकेंड वुड। बाद में उनकी क्रिटिसिज्म वाला वर्क जो है द सेकेंड वुड में पब्लिश करवाया गया। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल एसे, काफी महत्वपूर्ण और इन्फ्लुएंशियल प्रभावकारी एसे है। इलियट डेवलप्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, अपने ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट को, एंड ऑल्सो डिस्कस हिज पोएटिक थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी। और इसी एसे में ही वो अपनी पोएटिक थ्योरी जो है इम्प्रेशनैलिटी की उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब आगे हम पोएट के बारे में लिख रखे हैं दो चार लाइन। टी.एस. इलियट इज ऑल्सो नोन एज ए ग्रेटेस्ट पोएट। टी.एस. इलियट जो है ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में एसेइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, नाटककार, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एज, मतलब इन सारे के रूप में जाने जाते हैं जो कि मॉडर्न एज के थे। ही ऑल्सो वॉन लॉट्स ऑफ लिटरेरी प्राइजेस, ढेर सारा लिटरेरी प्राइजेस भी जीते हैं फॉर हिज पोएट्री, अपनी पोएट्री के लिए, प्ले के लिए, और क्रिटिकल कुछ आलोचक वाला जो वर्क लिखे हैं उन सब के लिए भी। ठीक है, तो अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये जो है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से आया हुआ है। मोस्टली जो नंबर 1 का जो होता है एक्सप्लेनेशन पेपर 5 का, वो या तो आपको ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से दे देता है या तो फिर द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से देता है। ज्यादातर 90% चांसेस यही होता है कि उसी से दिया होता है। तो आपको बस लाइन को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि किससे आया हुआ है, ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से आया हुआ है ना, वैसे तो अब की बार के लिए ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ उसमें आया नहीं था। एक तो ये द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्प्रेशनल और पोएट्री इज नो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, तो दोनों ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। तो दोनों का जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन है ना ये सेम होगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन सेम होगा। शायद इसमें एक लाइन थोड़ा हम एक्स्ट्रा लिख रखे हैं कहीं पे। कौन सा लाइन? इट इज फेमस फॉर इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनल पोएट्री। ये वाला लाइन दोनों ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से, बट इसमें थोड़ा सा ये वाला लाइन एक्स्ट्रा लिख रखे और बेहतर यही है। तो ये 2018 का, अगर आपको ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का प्रिपेयर करना एक्सप्लेनेशन, तो 2018 का ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन कंफर्म प्रिपेयर करके जाओ। और कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। और जो मिडिल वाला होगा ना थ्रू दिस लाइंस, तो ये आपको खुद से थिंक करके लिखना है। अगर अलग आ जाता है, ठीक है, सेम आ जाता है तो सेम लिख सकते हो, मतलब सबको सारा कुछ सेम लिख सकते हो। बट अगर अलग आ जाए, बट सिर्फ ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से आए, अगर थोड़ा सा भी भनक लग गया कि ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से, तो आप ये वाला स्टांजा सेम लिख सकते हैं। बाकी नीचे फिर आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से थोड़ा बहुत सोच के लिखना पड़ेगा। तो हम 2020 का सिर्फ सॉल्व करेंगे वीडियो में, जिसमें कि हम आपको बता दी कि स्टार्टिंग का सेक्शन ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट वाला सेम होगा। अब आगे है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस लाइन के बारे में। थ्रू दिस लाइन्स, इन लाइन्स के जरिए इलियट टेल्स अस, हम लोग को बताते हैं अबाउट हिज इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी ऑफ पोएट्री, अपनी इम्प्रेशनैलिटी थ्योरी ऑफ पोएट्री के बारे में बताते हैं। द इमोशन ऑफ पोएट्री इज द इम्प्रेशनल, की इमोशन जो होता है पोएट्री में वो इम्प्रेशनल होना चाहिए। एंड द पोएट कैन नॉट रीच दिस इम्प्रेशनैलिटी विदाउट सरेंडरिंग हिमसेल्फ होली टू द वर्क टू बी डन। मतलब कोई भी जो वर्क होता है पोएट्री का उसको इम्प्रेशनल होना चाहिए, वो पोएट के पर्सनल फीलिंग्स पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, पर्सनल थॉट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। और पोएट कोई भी जो है ना उस इम्प्रेशनैलिटी को तभी प्राप्त कर सकता है जब तक वो खुद को पूरी तरह से, जो भी वर्क किया जा रहा है उसके लिए खुद को पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर दे, खुद का पूरी तरह से समर्पण ना कर दे। अब आगे इलियट गेट्स पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ द इम्प्रेशनैलिटी ऑफ पोएट्री। इलियट जो है अपनी थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी ऑफ पोएट्री को आगे रखते हैं। द आर्टिस्ट मस्ट कॉन्स्टेंटली सरेंडर हिमसेल्फ
टू समथिंग ग्रेटर देन हिमसेल्फ। तो आर्टिस्ट जो होता है, कोई भी कलाकार जो कुछ क्रिएट कर रहा हो, तो उसको क्या करना पड़ता है ना, कुछ भी बहुत अच्छा क्रिएट करने के लिए खुद को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ता है। हिज इमोशन, जो आर्टिस्ट का इमोशन होता है, पोएट का इमोशन होता है, एंड पैशन, और जो जुनून होता है, मस्ट बी डीपर्सनलाइज, वो डीपर्सनलाइज होना चाहिए, मतलब पर्सनल नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी एन इम्प्रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव एज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह उसको इम्प्रेशनल होना चाहिए, मतलब जो पर्सनल थॉट के बारे में, फीलिंग्स के बारे में ना लिखे, और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट मीन्स टेक्निकल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग हम बोल सकते हैं एक तरह से टेक्निकल, साइंस वाला जो क्या होता है ना, फैक्ट लिखते हैं साइंस में, उसी तरह टीएस इलियट बोलते हैं कि आर्टिस्ट को भी अपना वर्क क्रिएट करते समय टेक्निकल होना चाहिए। द पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट, पोएट की जो पर्सनैलिटी होती है, इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। द इम्पोर्टेंट थिंग इन हिज सेंस ऑफ ट्रेडिशन, कि जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेंस ऑफ ट्रेडिशन, की ट्रेडिशन का उसको कितना ज्यादा पता है, एंड द मैटर ऑफ आर्ट, और आर्ट का क्या सब्जेक्ट है, किस तरीके से सब्जेक्ट से डील करना है, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी वर्क को क्रिएट करने में। अब आगे है 10, इस प्रकार थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए टीएस इलियट जो है पोर्ट्रेज हिज व्यूज ऑन द आर्ट, आर्ट को लेके अपना व्यूज पोर्ट्रे करते हैं, चित्रित करते हैं। तो अगर ये लाइन पोएट्री के बारे में हो तो आप लिख सकते हो टीएस इलियट पोर्ट्रेज हिज व्यूज ऑन पोएट्री, टीएस इलियट पोर्ट्रेज हिज व्यूज ऑन क्रिटिसिज्म। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार आर्ट मस्ट बी इम्प्रेशनल, किसी भी आर्ट को इम्प्रेशनल होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आर्ट इमोशन इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल इमोशन ऑफ द पोएम, पोएम के में जो पर्सनल इमोशन का जो यूज किया जाता है उससे बिल्कुल अलग होता है आर्ट इमोशन, ठीक है। तो यहां तक हो गया, ये ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से था, और अब की बार के लिए दोनों, मतलब 2018-20 दोनों प्रिपेयर करके जाना, ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आगे है दूसरा जो आपको एक्सप्लेनेशन आएगा, वो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से आएगा। 18 और 20 दोनों में वही है, पहला एक्सप्लेनेशन ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से, दूसरा एक्सप्लेनेशन फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से। दूसरा एक्सप्लेनेशन है क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस, तो इस तरीके से लाइन आया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें हम लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टीएस इलियट फेमस एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। ये लाइन जो है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से लिखी है, टीएस इलियट का काफी फेमस ऐसे है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1923, इसको 1923 में पब्लिश करवाया गया था इन सेलेक्टेड एसे में। इट वाज ए रिस्पॉन्स टू जॉन मिलिंगटन मोरी, तो ये क्या था ना, जॉन मिलिंगटन मोरी को एक रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया दिए हुए थे, हु चैलेंज द आइडियाज ऑफ इलियट, जो कि इलियट के आइडियाज को चैलेंज किए थे, प्रेजेंटेड इन हिज प्रीवियस एसे ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट। तो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में इलियट जो भी बात कहे, जो भी चीज पोर्ट्रे किए, जो भी चीज लिखे ना, उसको क्या हुआ ना, जॉन मिलिंगटन मोरी क्या किए, चैलेंज किए, उस चीज को चैलेंज किए। तो उसी के जवाब में, उस चैलेंज के जवाब में टीएस इलियट फिर क्या लिखे थे, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। इन हिज वर्क, अपने वर्क रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन में, तो जॉन मिलिंगटन मोरी क्या किए थे ना कि अपने वर्क रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन में टीएस इलियट के ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट वाले वर्क को चैलेंज किए थे। तो उसी के रिस्पॉन्स में टीएस इलियट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखे। तो इसी बात को हम इस स्टैंजा में लिख रखे। अब आगे टीएस इलियट के बारे में है। टीएस इलियट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइटर, एडिटर एंड लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एज। कोई भी ऑथर हो, सबके बारे में आप लिख सकते हो सेम, कि नोन एज ग्रेटेस्ट प्ले राइट, एसेइस्ट, पब्लिशर, सेम लगभग होता है। और ये भी नीचे वाला भी लाइन सेम लिख सकता है। ही ऑल्सो वॉन लॉट्स ऑफ लिटरेरी प्राइजेस फॉर हिज प्ले, पोएट्री एंड लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। अगर लिटरेरी वर्क्स लिख रखे होंगे, मोस्टली तो पेपर 5 लिटरेरी वर्क्स पे ही है। फिर अब आगे है थ्रू दिस लाइन्स, इन लाइन्स के जरिए इलियट सेज, इलियट कहते हैं पोएट मस्ट एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, कि एक जो पोएट होता है ना उसको क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफ अदर्स, दूसरों का। बिकॉज क्रिटिसिज्म कंसिस्ट ऑफ पीपल एक्सप्रेसिंग देयर जजमेंट, क्योंकि क्रिटिसिज्म के थ्रू क्या होते हैं, लोग अपना जजमेंट एक्सप्रेस करते हैं एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं अबाउट वर्क ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर जो वर्क है उसके बारे में अपना जजमेंट देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं कि उनका क्या राय है। एक क्रिएटिव टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, एक क्रिएटिव टेक्स्ट तभी प्रोड्यूस होता है, तभी बनता है, ओनली थ्रू क्रिटिसिज्म, सिर्फ क्रिटिसिज्म के थ्रू क्रिएटिव टेक्स्ट बनाया जा सकता है, विच इंक्लूडेड, जिसमें कि शामिल होता है एनालिसिस, विश्लेषण, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मूल्यांकन ऑफ हिज वर्क, मतलब जब किसी वर्क का हम लोग एनालिसिस बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तभी मतलब कोई बहुत अच्छा वर्क क्रिएट हो पाता है, क्रिएटिव वर्क क्रिएट होता है। अब आगे ऑल द क्रिटिक्स, जो जितने भी क्रिटिक्स हैं, आर ह्यूमन, सारे ह्यूमन है, इंसान है ना, एंड दस कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, तो सारा का अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। एंड मेथड ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, और लिटरेरी टेक्स्ट को एनालिसिस करने का या फिर उसका मूल्यांकन करने का अलग अलग सबका तरीका हो सकता है। हाउएवर, हालांकि द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी क्रिटिक, जो एम होता है सारे क्रिटिक, शुड बी टू एनलाइटन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द टेक्स्ट, की टेक्स्ट के थ्रू क्या किया जाए, रीडर्स के माइंड को एनलाइट यानी प्रकाशित किया जाए, ठीक है, टेक्स्ट के बारे में
डिटेल में बताया जाए, ये क्रिटिक्स का मेन काम होता है। अब आगे है 10 इस प्रकार थ्रू दिस लाइन्स टी.एस. इलियट पोर्ट्रेट हिज व्यूज ऑन क्रिटिसिज्म। इस लाइन्स के जरिए जो है टी.एस. इलियट अपना व्यूज पोर्ट्रे करते हैं, अपने विचार दिखाते हैं किस चीज को लेके, क्रिटिसिज्म को लेके, क्योंकि ये लाइन जो है वो क्रिटिसिज्म के बारे में, ठीक है। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज, तो हम इसलिए यहाँ पे बस मेंशन कर दिए। और फिर नीचे है नोट, ठीक है। नोट लिखे हुए हैं क्या, ए नंबर का एक्सप्लेनेशन। जब हम सोचे थे वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम इसलिए इस पीडीएफ में लिख के मेंशन कर दिए थे कि ए नंबर का एक्सप्लेनेशन जो है 90% या तो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से आता है या तो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से आता है। तो आप लोग अगर बहुत कम भी याद करना चाहते हैं तो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट वाला दोनों एक्सप्लेनेशन कंफर्म प्रिपेयर करके जाओ, 2018 का भी 2020 का भी, जो आपको हम बताएं बार बार कि इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बी नंबर का एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग बी नंबर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं 2020 का, जो कि है इन द राइटिंग ऑफ अदर पोएट्स ए कैरेक्टर इज ट्रू ऑफ, इस तरीके से आएगा आपको। तो इसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाला सेक्शन सेम रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनली जो है ना, ये जो लाइन है वो प्रीफेस टू शेक्सपियर से लिया गया है। प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है इंपॉर्टेंट वर्क है पेपर 5 का, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का ही। तो इससे एक्सप्लेनेशन पूछने के चांसेस हो जाते हैं कि इससे पूछेगा, तो इसका भी आप इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन कंफर्म याद करके जाना। और बीच वाला सेक्शन अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस वर्क के बारे में पता है तो वो सब मेंशन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सैमुअल जॉनसन फेमस क्रिटिकल एसे, प्रीफेस टू शेक्सपियर से लिया गया है। सैमुअल जॉनसन ऑल्सो नोन एज डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाने जाते हैं, इज ए प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो कि प्रमुख लिटरेरी साहित्यिक फिगर थे इन द 18th सेंचुरी के। इट डील्स विथ, इट मीन्स यहाँ पे दिस ऐसे भी लिख सकते हो कि मतलब ये ऐसे जो है डील करता है विथ जॉनसन्स जजमेंट, मतलब ये ऐसे व्याख्या करता है जॉनसन के जजमेंट को दिखाता है ऑफ शेक्सपियर एज ए ड्रामाटिस्ट, की किस तरीके से जॉनसन है वो शेक्सपियर को एज ए ड्रामाटिस्ट जज कर रहे हैं। जॉनसन हाईलाइट सेवरल क्वालिटीज एंड डिफेक्ट इन शेक्सपियर प्लेस, तो शेक्सपियर के प्लेस की क्वालिटीज, गुण के बारे में भी जॉनसन बात किए हुए हैं और कुछ डिफेक्ट्स भी बताए हुए हैं। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1765, इसको पहली बार 1765 में पब्लिश करवाया गया था। फिर आगे है द प्रीफेस गॉट इनफ फेम, इस प्रीफेस को बहुत ज्यादा फेम मिला, प्रसिद्धि मिली, ड्यू टू द पॉइंट दैट जॉनसन रेज्ड इन द राइटिंग। क्यों, क्योंकि जो बिंदु जिस चीज के बारे में जॉनसन बात किए हुए थे ना, तो उस पॉइंट को यूज करने के वजह से इस प्रीफेस को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, फेम मिली। हाउएवर, हालांकि वाइल हाईलाइट्स द डिफेक्ट्स एंड क्वालिटीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की क्वालिटीज और डिफेक्ट को बताते टाइम, मतलब शेक्सपियर के मतलब कुछ डिफेक्ट, इट मीन्स कुछ बुराई बोला जाए या कुछ गलत, और क्वालिटीज गुण दोनों को बताते टाइम क्या हुआ ना शेक्सपियर वर्क के, जॉनसन समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्ट हिज ऑन व्यू। जॉनसन क्या करते हैं, कुछ टाइम अपने भी व्यू के अपोजिट चले जाते हैं, अपने भी मत को जो उनका कहना था उस चीज के भी अगेंस्ट हो जाते हैं, अपने थॉट के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। अब आगे है थ्रू दिस लाइन, जो कि हम बताएं कि अगर अलग आता है तो आपको ये लाइन खुद से लिखना पड़ेगा, खुद से सोच करके 8-10 लाइन बीच में मेंशन करना पड़ेगा। थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए जॉनसन अप्रिशिएट शेक्सपियर, जॉनसन क्या करते हैं, शेक्सपियर को अप्रिशिएट करते हैं। दैट he means Shakespeare reflects the truth of his time of society, की शेक्सपियर क्या करते हैं, अपने टाइम का सच दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, जॉनसन के अनुसार ए पोएट दैट, एक पोएट जो होता है कंस्ट्रक्ट, जो निर्माण करता है, ए मिरर इन फॉर्म ऑफ आर्ट, कि अपने आर्ट के फॉर्म में, अपने कला के फॉर्म में एक मिरर प्रतिबिंब दिखाता है, टू रिफ्लेक्ट द सोशल कंडीशन, अपने सोशल कंडीशन का प्रतिबिंब दिखाता है, ऑफ दैट टाइम, मतलब अपने टाइम का, जो कोई भी ऑथर जो होता है अगर नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोले कि अपने टाइम का जो सोसाइटी, अपने टाइम का जो सोशल कंडीशन है उसको चित्रित करता है, उसको पोर्ट्रे करता है अपने आर्ट में, अपने टाइम के कंडीशन, सामाजिक स्थिति के बारे में बात करता है। तो ए पोएट ऑफ सुपीरियर स्टेटस, तो ऐसे पोएट्स को ना सुपीरियर स्टेटस का माना जाता है, महान माना जाता है, उच्च माना जाता है। शेक्सपियर इज ए राइटर हु कंसर्न हिमसेल्फ विथ यूनिवर्सल इशू, शेक्सपियर ऐसे राइटर थे जो खुद को पूरे यूनिवर्सल इशू, यानी यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड के इशू पे, मुद्दों पे बात करते थे अपने वर्क के थ्रू। दैट इंडिविजुअल वंस हेंस ही होल्ड्स हायर स्टेटस, इस वजह से सिर्फ उनको जो है बहुत ज्यादा हायर स्टेटस मिला हुआ है इंग्लिश लिटरेचर। द अदर पॉइंट्स ही मेक्स इन फेवर ऑफ शेक्सपियर, फिर आगे जो ही, इट मीन जो जॉनसन अदर पॉइंट कहते हैं शेक्सपियर के बारे में, दैट की हिज कैरेक्टर, की उनका जो कैरेक्टर होता है, जो प्ले में कैरेक्टर का यूज करते हैं, आर नॉट सुपर हीरोज, वो सुपर हीरो नहीं होता है बट कॉमन मैन होता है। एंड शेक्सपियर राइट इन कॉमन लैंग्वेज, और शेक्सपियर जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो भी बहुत कॉमन सामान्य लैंग्वेज में यूज करते हैं। इवेंट्स और जो घटना दिखाते हैं वो भी बहुत सामान्य होती है।
आर इन जॉनसन ओपिनियन बेटर आर्टिस्ट देन अदर्स। और यही चीज जो है जॉनसन के ओपिनियन से, जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर को दूसरों से अलग बनाती है, दूसरों से महान बनाती है, दूसरों से अच्छा बनाती है। ठीक है, फिर नीचे वाला सेक्शन है जो कि अगर कैरेक्टर के बारे में आपको पूछ दे शेक्सपियर का नाम देके तो आप सेम लिख सकते हो। 10 इस प्रकार इन दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए जॉनसन प्रेजेस विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स की तारीफ करते हैं। ही इलैबोरेट्स, वह व्याख्या करते हैं शेक्सपियर कैरेक्टर है, शेक्सपियर की कैरेक्टर की, कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज, हिज सेंस आर ऑक्यूपाइड बाय मैन। कि मतलब शेक्सपियर के प्ले में जो है हीरो नहीं होता था, नॉर्मल आदमी होता था, तो उसी का कोटेशन के रूप में हम यूज किए हुए हैं। इट मीन्स, इसका अर्थ है शेक्सपियर कैरेक्टर आर ऑफ जनरल काइंड, कि शेक्सपियर का जो कैरेक्टर होता था जनरल, बहुत सामान्य होता था, एंड आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय कस्टम्स एंड कन्वेंशन ऑफ एनी सोसाइटी। और उसको मतलब रेस्ट्रिक्टेड, बंधा नहीं होता था कोई भी सोसाइटी के किसी कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपरा, नियम या किसी भी तरह के कानून से। ठीक है, ये बी नंबर का एक हम लोग देख चुके हैं। बी नंबर का सेकेंड देखेंगे। अब बी नंबर का जो सेकंड है वो है ड्राइडन एंड पोप आर नोट क्लासिक ऑफ आवर पोएट्री। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2020 के लिए। ठीक है, तो अगर आपको बहुत कम करना है एक्सप्लेनेशन तो आप क्या करोगे, ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का जो हम स्टार्टिंग में बताए थे उसका कर लो। ठीक है, उसका स्टार्टिंग वाला सेक्शन प्रिपेयर कर लो, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, और उसके बाद ये जो है ड्राइडन एंड पोप वाला लाइन वो द स्टडी ऑफ पोएट्री से लिया गया है, तो द स्टडी ऑफ पोएट्री वाला एक कर लो। मोस्टली द स्टडी ऑफ पोएट्री से मतलब पूछा ही जाता है। तो इन दोनों का अगर बहुत कम करना है तो आप इन दोनों का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन प्रिपेयर करके जाओ, बीच में थोड़ा सा 8-10 लाइन अपने मन से लिखना और एंड में देख लेना किस चीज के बारे में बात हो रही है, उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेना। ठीक है, 2018 पे भी वीडियो हम इसलिए नहीं बनाए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक ईयर का सॉल्व किए हैं, वो भी बहुत जल्दी हम बोलते हैं, तब ये वीडियो काफी लंबी, मतलब लगभग हाफ आवर, आधे घंटे की वीडियो है। तो इस वजह से हम दूसरे वाला 2018 पे वीडियो नहीं बनाए हुए हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम मैथ्यू अर्नोल्ड फेमस क्रिटिकल एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री से ली गई है। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज द मोस्ट फेमस विक्टोरियन क्रिटिक। मैथ्यू अर्नोल्ड मोस्ट फेमस विक्टोरियन क्रिटिक थे एंड ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर विथ पोएम्स। अपना साहित्यिक करियर पोएम से शुरू किए, बट एट द हाईएस्ट ऑफ हिज करियर, लेकिन अपने करियर के हाईएस्ट पे ही अबंडन पोएट्री, वो पोएट्री को छोड़ दिए, इंटायरली टर्निंग इंस्टीड टू राइटिंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और वहां पे उस टाइम पे पोएट्री को छोड़ के क्या लिखने लगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखने लगे। इन द स्टडी ऑफ पोएट्री, स्टडी ऑफ पोएट्री में अर्नोल्ड क्रिटिसाइजेस द आर्ट ऑफ पोएट्री। अर्नोल्ड क्या करते हैं, क्रिटिसाइज, जज करते हैं पोएट्री के आर्ट को, एज वेल एज द क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। He says that, वह कहते हैं कि we should understand the worth of poetry, हम लोग को पोएट्री का वर्थ, इट मीन्स मूल्य समझना चाहिए। That shows us mirror of life, जो कि हम लोग को अपने लाइफ का, जो कि हम लोग को लाइफ का एक प्रतिबिंब दिखाता है, मिरर दिखाता है। ठीक है, तो पोएट्री को इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अर्नोल्ड गिव्स ए मेथड टू आइडेंटिफाई द रियल क्लासिक ऑफ पोएट्री। तो अर्नोल्ड क्या किए, एक तरीका दिए हैं आइडेंटिफाई, पहचानने का, कि कैसे हम किसी क्लासिक, इट मीन्स उत्कृष्ट, बहुत अच्छी पोएट्री को पहचान सकते हैं। एंड ही गिव्स द नेम ऑफ टच स्टोन मेथड टू दिस मेथड। और उस मेथड को, उस तरीका का नाम क्या रख दिए हैं, वो टच स्टोन मेथड। इट इज द मेथड ऑफ जज द क्वालिटी ऑफ पोएट्री। और यह मेथड है किसी भी, ये यहां तक जो है स्टडी ऑफ पोएट्री से जो आती है, तो ये वाला सेक्शन बिल्कुल सेम होगा। अब नीचे वाला देखते हैं, जो कि हर एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग हुआ। अगर सेम आ जाए तो आप सेम लिख देना, वरना अलग आ जाए तो अलग। बट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट का हम दोनों इंपॉर्टेंट बताएं, तो ये ड्राइडन वाला भी आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइडन वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीफेस टू, ये वाला भी जो हम बताए थे इससे पहले, राइटिंग ऑफ पोएट्री, तो ये भी प्रीफेस टू शेक्सपियर वाला वर्क भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर का। आफ्टर चॉसर एंड एलिजाबेथन एज, चॉसर और एलिजाबेथन एज के बाद अर्नोल्ड अप्लाइज टच स्टोन मेथड ऑन द एज ऑफ ड्राइडन। अर्नोल्ड क्या करते हैं, ड्राइडन जिसके बारे में हम लोग का एक्सप्लेनेशन है, कि उनके पोएट्री पे, उनके वर्क्स पे टच स्टोन मेथड अप्लाई करते हैं। दिस एज इज रिगार्डेड एज, और जो ड्राइडन का एज था वो जाना जाता था सुपीरियर टू दैट, बट दिस एज वॉज फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन जो ये एज था वो पूरा रूल्स और रेगुलेशन से भरा पड़ा था। रूल्स इट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग, नियम से भरा पड़ा था, रेगुलेशन से भरा पड़ा था, मतलब रोक टोक थो वर्क पे। द रेस्ट्रिक्शन दैट वेयर इम्पोज्ड ऑन द पोएट्स, और जो प्रतिबंध लगाया जाता था पोएट पे, वेयर यूनिफॉर्मिटी, वो थी एक रूपता का, रेगुलरिटी, नियमितता का, प्रिसीजन इट मीन्स बोल सकते हैं शुद्धता, एंड बैलेंस। ठीक है, ये सब तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता था। दिस रेस्ट्रिक्शन, और ये जो प्रतिबंध था, कर्व द ग्रोथ ऑफ पोएट्री, ये पोएट्री के ग्रोथ को नीचे कर दिया। कर्व इट मीन्स कम कर दिया। ठीक है, तो पहले तो ये एज मतलब पोएट्री के लिए बेस्ट था, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन लगाया गया इस एज के पोएट पे, तो इस एज में क्या हुआ, पोएट्री का ग्रोथ कर्व इट मीन्स कम हो गया।
ठीक है। द ग्रोथ ऑफ पोइट्री एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ प्रोज, और उस पोइट्री का ग्रोथ जैसे ही कम हुआ तो प्रोज इट मीन जो कहानी टाइप का वर्क होता है, नॉवेल होता है, तो वो फिर लिखा जाने लगा इस एज। हेंस वी कैन रिगार्ड ड्राइडन एज ग्लोरियस फाउंडर, इस वजह से जो है, इसलिए जो हम लोग ड्राइडन को ग्लोरियस इट मीन्स हम बोल सकते हैं एक महान फाउंडर मानते हैं, संस्थापक मानते हैं, एंड पोप को, अलेक्जेंडर पोप को एज स्प्लेंडेड हाई प्रिस्ट ऑफ द एज ऑफ प्रोज, तो एज ऑफ प्रोज के एक हाई प्रिस्ट, स्प्लेंडेड इट मीन शानदार, श्रेष्ठ पोएट मानते हैं। देयर पोएट्री वॉज दैट ऑफ द बिल्डर ऑफ एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तो उनकी जो पोएट्री है वो बिल्डर मानी जाती है एज ऑफ प्रोज और रीजन के लिए। अर्नोल्ड सेज दैट, अर्नोल्ड कहते हैं दैट पॉप एंड ड्राइडन, पॉप और ड्राइडन जो है आर नॉट क्लासिक, कि वो क्लासिक नहीं है, बट द प्रोज क्लासिक ऑफ द 18th सेंचुरी, वो क्या है, प्रोज क्लासिक है, ठीक है। मेन प्रोज इनका फेमस हुआ इनके एज का, उनको उसको ज्यादा प्रसिद्धि मिली, तो इस वजह से ये लिखते हैं कि अर्नोल्ड और ड्राइडन जो है प्रोज क्लासिक है अपने एज के 18th सेंचुरी के। दस इस प्रकार इन दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए मैथ्यू अर्नोल्ड अप्लाइज टच स्टोन मेथड ऑन ड्राइडन एंड पॉप, तो इस लाइन्स के जरिए जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ड्राइडन एंड पॉप के वर्क पे टच स्टोन मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है 2020 का यहाँ पे खत्म होता है एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट है हम बता दिए, बार बार बोल रहे हैं आपको, ट्रेडिशन इन विजुअल टैलेंट का करके जाना है, और अब की बार जो भी हम बताएं स्टडी ऑफ पोइट्री का, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक करके जाओ, ट्रेडिशन इन विजुअल टैलेंट का 2 साल का करके जाना, और फिर ये प्रीफेस टू शेक्सपियर का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2018 की बात करें तो 2018 में जो है, और एक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोइट्री इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, इस तरीके से 2018 में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है वो भी काफी फेमस वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का। तो यही 4-5 जो हम बताएं इंपॉर्टेंट आप करके जा सकते हो। इंट्रोडक्शन वाला कुछ नहीं तो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन याद करके जाओ, 8-10 लाइन बीच में अपने मन से लिखना, और नीचे बस 2-3 लाइन लिख देख लेना कि पोइट्री के बारे में है तो पोइट्री पे लिख देना, कि क्रिटिसिज्म के बारे में क्रिटिसिज्म पे लिख देना। तो यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है, और वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई नोट्स के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।